नमस्कार किसान भाइयों। मैंने एक कपास एकल फसल पद्धति जो आप देख रहे हैं वीडियो में, सिर्फ जिसमें इस खेत में कपास लगाया हुआ है उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कपास में आप देख रहे हैं कि जड़ सड़न, विल्ट की समस्या इसमें देखी जा रही। कई पौधे सूखे हुए दिख रहे हैं, कई छोटे बड़े पौधे दिख रहे हैं। किसान भाइयों, एकल फसल पद्धति बोने का क्या नुकसान है, ये आप देख रहे हैं। किसान भाइयों, ये हमें समझना होगा कि इस पृथ्वी पर 6 पाँव वाले कीटों का जन्म मनुष्य से 50 करोड़ वर्ष पूर्व होने का वैज्ञानिक आकलन माना जाता है। संपूर्ण जीव जगत में करीब 70% संख्या कीटों की है। भारत जैसे गर्म भूभाग में कीट ज़्यादा ही सक्रिय रहते हैं, वह भी वर्षा ऋतु में। विशेषकर कीटों का उल्लेख व प्रबंध वैदिक काल से ही माना जाता है। कीटों ने एक विशेषता स्वप्रेरणा विकसित कर ली है, जिससे परिस्थिति अनुरूप वे अपनी प्रजाति को बचाने की नियुक्ति कर लेते हैं। इसी कारण इस आधुनिक रसायन प्रधान युग में भी वे अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं। जब तक वैज्ञानिक कीट नियंत्रण का नया उपाय ढूंढता है, तब तक कीट अपने नित नए उपायों से जहरीले विषयों के प्रति 70 से 80 गुना तक निरोधकता विकसित कर लेते हैं। इस ऐतिहासिक धारणा को बल मिलता है कि कीटों का सर्वनाश संभव नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कीट प्रबंधन के एकीकृत उपायों से ही फसलों को, विशेषकर कपास की फसल जिसमें 162 किस्म के कीट प्रभावित करते हैं, बचाना संभव है। किसान भाइयों, यह धारणा बिल्कुल गलत है कि कीट नियंत्रण मात्र कीटनाशक रसायनों से ही संभव है। किसान भाइयों, हमारे लिए कपास की एकल फसल पद्धति बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। सिर्फ एक ही प्रकार की फसल खेत में होने से कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अगर हम कपास के साथ कुछ प्रमुख अंतर्वर्ती फसलें 100 फसलें लगाएं तो उसका लाभ हमें मिल सकता है। इस विभिन्न प्रकार की मुख्य फसलों के साथ कौन कौन सी अंतर्वर्ती फसलें होती हैं, उसके मैं 8 प्रमुख बिंदु आपको बताता हूँ। अगर मुख्य फसल एक दल हो तो 100 फसल अंतर्वर्ती फसल द्विदलीय होनी चाहिए। अगर मुख्य फसल द्विदलीय हो तो 100 फसल या अंतर्वर्ती फसल एक दलीय होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है, अगर मुख्य फसल की जड़ें गहराई में जाने वाली हो तो 100 फसलों की जड़ें ऊपर सतह पर बढ़ने वाली होनी चाहिए एवं इसका विपरीत होना चाहिए। तीसरा बिंदु है, 100 फसलों की आयु मुख्य फसल की आयु की 1/3 या आधी होनी चाहिए। जैसे मुख्य फसल अगर 180 दिन की है तो 100 फसल की आयु 60 या 70 दिन की होनी चाहिए। चौथा बिंदु है, अंतर्वर्ती फसल के पौधे की ऊंचाई ऐसी हो कि उसकी छाया मुख्य फसल के पत्तों पर न पड़े, जिससे उनसे सूरज की रोशनी लेने की प्रतिस्पर्धा न हो। पांचवा बिंदु है, सब फसलें तेज़ गति से बढ़ने वाली एवं भूमि को ढकने वाली होनी चाहिए। छठा बिंदु है, अगर मुख्य फसल के पत्तों को सूर्य प्रकाश की पूरी प्रखरता तीव्रता सहन होती है तो 100 फसलें ऐसी होनी चाहिए जिनको कड़ी धूप नहीं चाहिए, धूप छाँव या छाँव चाहिए। सातवां बिंदु है, अगर मुख्य फसल तेज़ गति से बढ़ने वाली हो तो 100 फसल धीमी गति से बढ़ने वाली होनी चाहिए। मुख्य फसल अगर पतझड़ वाली न हो तो 100 फसल पत्ते गिरने वाली होनी चाहिए। किसान भाइयों, ये आप देख रहे हैं, एक तरफ आपने देखा कपास की एकल फसल पद्धति, सिर्फ कपास लगा हुआ दिखा, उसमें आपको सूखने की बीमारी दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कपास के साथ साथ किसान ने मूंग लगाया हुआ है एवं इस तरफ आप देखेंगे तो किसान ने कपास के साथ मक्का एवं मूंगफली लगाई हुई है। यह कपास बिल्कुल स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है, इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं देखी गई। ये वीडियो मैंने खुद खेत में चलकर बनाया गया है। तो किसान भाइयों, हम समझ सकते हैं कीट रोगों को हम संपूर्ण नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम बांट सकते हैं।
तो सफसल अंतर्वर्ती फसलें लगाने का यही एक मुख्य फ़ायदा है कि कीट रोग तो हर साल हमारी फसल में आते हैं और हम इन्हें नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें विविध प्रकार की फसलें खेत में बायोडायवर्सिटी करके कीटों का प्रकोप कम कर सकते हैं। और किशन भाई, दूसरा बिंदु यह है, यदि खेत में इस तरह की सूखने की समस्या आ रही है तो उसके लिए आपको फसल चक्र अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रतिवर्ष कपास में कपास नहीं लगाना चाहिए। इस वर्ष जिस खेत में हमने कपास लगाया हुआ है उस खेत में अगले वर्ष छोटी जड़ वाली फसल अर्थात सोयाबीन या कोई दलहनी फसल लगानी चाहिए। तीसरे साल इस खेत में फिर कपास लगाना चाहिए। किसान भाइयों, हम लोग देख रहे हैं कि कपास की फसल का प्रतिवर्ष उत्पादन कम होता जा रहा है। इसको स्थिर या सस्टेनेबल करने के लिए, टिकाऊ खेती अपनाने के लिए हमें जैविक खेती अपनाना चाहिए। फसल के बीच में अंतर्वर्ती फसल लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, समय के हिसाब से बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके अलावा कीटों की प्रचलित कीटनाशकों के प्रति निरोधकता के आधार पर जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। कपास के मित्र कीट को आश्रय देने वाले पौधे लगाना चाहिए, जैसे अफ्रीकन गेंदा, अमाड़ी, मक्का, ज्वार, तुअर। कपास के बीच में इन पौधों का समावेश हमें फसल के स्थिर उत्पादन में सहयोग कर सकता है। एकीकृत कीट नियंत्रण में एक उपाय हमें ये करना होगा कि गांव में जितने भी किसान हैं हम सबको एक साथ एक ही समय में कपास की फसल खेत में लगानी चाहिए और कपास की जल्दी पकने वाली प्रजातियों का चयन करना होगा। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी या मार्च महीने तक कपास रखना होगा। उसके बाद इस कपास को सभी गांव के किसान मिलकर अपने अपने खेत से को उखाड़ कर कपास की काठी को खेत में न डालें। इस काठी को अपने गांव में, अपने खलिहान में रखें। कपास उखाड़ने के पहले किसान को अपने पशुओं को खेत में चराना होगा, जिससे कि झेंडू, डंठल इत्यादि में फंसे हुए, सुप्तावस्था में पड़े हुए कीट रोग नष्ट हो जाएं। किसान भाइयों, अंतर्वर्ती फसलें लगाने का एक ये फ़ायदा है कि आप देख रहे हैं इस कपास में एक छोटा सा तुअर के दाने जैसा मित्र कीट, किसान का दोस्त देखा जा रहा है, जिसको बोलते हैं लेडी बर्ड बीटल। यह तेलिया मुहा हरा मच्छर के छोटे अंडों को खाता है और अपना जीवन इस पर व्यतीत करता है। इस कपास में मक्का की अंतर्वर्ती फसल लगाई गई है। आप देख रहे हैं लेडी बर्ड बीटल नाम का मित्र कीट इस पूरे कपास में देखा जा रहा है। इस कपास में किसी भी प्रकार का रासायनिक दवाई या खाद का उपयोग नहीं किया गया है। जहाँ पर जिस खेत में रासायनिक खाद एवं दवाई का उपयोग नहीं किया गया है उसी पर यह मित्र कीट देखे जाते हैं। तो किसान भाइयों, यह ध्यान रखें कि हमें एकीकृत कीट नियंत्रण प्रणाली अपनानी होगी, जिससे कि हमारा कपास आने वाले सालों में भी इसका उत्पादन स्थिर रहे, प्रत्येक वर्ष हमें इसका उत्पादन मिलता रहे। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने साथी पड़ोसी किसान भाइयों को शेयर करें। धन्यवाद।